समरोज। हाँ सर। सर एक सवाल था आपसे। हाँ जी, अब बताइए। सर जेवीएम एंड जेआरई से रिलेटेड था सर। सर जेवीएम को हम कहते हैं कि वो एक जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल मशीन है जो कि मतलब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एंड सर वो जो है अपना उसके अंदर जो वो जो है कॉम्बिनेशन है अपना एसआरएस जेवीएम एसआरएस का जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन का जेवीएम डॉक्यूमेंटेशन एंड जेवीएम एपीआईज का। सर जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप कहते हैं कि जेआरई की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो सर अगर हमें जेआरई को डिफाइन जेवीएम करना हो। इम्प्लीमेंटेशन में जेआरई नहीं, जेआरई जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसी में जेवीएम को इम्प्लीमेंट करके रखा गया है। जेआरई में जेवीएम को इम्प्लीमेंट करके रखा गया है। बट सर सर आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि जेवीएम में जेआरई है या जेआरई में जेवीएम, इसका आंसर आपने बताया ही नहीं था, आप उसमें लग गए थे उबंटू में। ये डिफाइन कर दो सर, समझ में नहीं आ रहा था ये तो जेवीएम में जेआरई है ये जेआरई में इसमें जेवीएम। कुछ ऐसा नहीं होता है, किसी में कोई चीज़ नहीं होता है। न जेआरई में जेवीएम होती है, न जेवीएम में जेआरई होती है। बस हाँ, क्योंकि जेवीएम तो कई चीज़ होती है ना। जेवीएम तो एक छोटा सा पार्ट है नहीं। उसमें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी है, एपीआई भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो जेआरई में जेवीएम का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ा हुआ है, मतलब जो मेन फंक्शनलिटी होती है, जो काम करने वाला फंक्शनलिटी होता है, वो पड़ा हुआ है। तो जेआरई में जेवीएम की इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ी हुई है, ना कि एपीआई पड़ी हुई है, और ना ही उसका डॉक्यूमेंटेशन उसमें है, ना ही उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। सर सर तो तो एक मिनट, एक मिनट, कॉन्सेप्ट जो जी सर। एक मिनट। जी तो जेआरई के अंदर जेवीएम की जो इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है, वो जिससे मतलब हम डील करते हैं, एक डेवलपर डील करता है। हम एज ए डेवलपर हम लोगों को उसकी एपीआई से मतलब नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से मतलब नहीं है, ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है कि वो कैसे कैसे। हाँ, जब कोई नया वेंडर है, कोई ऐसा कोई प्रोवाइडर जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है, वो जेवीएम की रिक्वायरमेंट को समझे। रिक्वायरमेंट भी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसकी एपीआईज को रीड करे, उसको उसको डॉक्यूमेंटेशन को रीड करे। तो जो बंदा जेवीएम बनाने वाला होता है, जेआरई क्रिएट करना होता है, उसको उससे मतलब है। हमें तो बस उससे फंक्शनलिटी से मतलब है कि वो कैसे कैसे काम कर रहा है। दैट इज इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, तो जेआरई में ऑलरेडी है। ठीक है। तो जेवीएम जी जेआरई सर। में जी जेवीएम सर। की इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बस पड़ी हुई है, बाकी सारी पार्ट नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नहीं है। और जेवीएम के बट अंदर जेआरई तो हो ही नहीं सकता। जेवीएम के अंदर जेआरई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका कुछ उससे रिलेशन ही नहीं है। इसीलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई जेवीएम में जेआरई है या जेआरई में जेवीएम है, क्योंकि जेआरई में सारा जेवीएम थोड़ी ना है। जेवीएम कोई एक छोटा सा पार्ट है नहीं, समझिए। बस केवल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ी हुई है, तो इसलिए हम ना जेआरई में जेवीएम बोल सकते हैं, ना जेवीएम में जेआरई। ठीक है प्रशांत, और बताइए। हाँ बताइए समरूज, क्या बोल रहे जी सर मैं तो सर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था वो तो सर हमारे पास जेवीएम का था ना फर्स्ट जो आप बता रहे थे कि जो सेट ऑफ बॉक्स सबसे का पहले हमारे पास प्रोजेक्ट देखो, आया। जब जी अगर सर। कंसेप्ट कौन पहले आया, तो पहले नहीं, कंसेप्ट दोनों एक साथ बनाए गए। मतलब एक साथ बनाए गए सबसे पहले। मतलब वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट सोचा गया, फिर उसी को इम्प्लीमेंट करके जेआरई बना दिया गया। तो जेआरई जो है, उसमें आपका जेवीएम की पूरी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो पड़ी हुई है, वो कंसेप्ट जब जेवीएम बनाया जा रहा था, उसी साथ ही साथ दोनों इंट्रोड्यूस, दोनों ही एक साथ बनाए गए। और दोनों का बनाने का पर्पज़ ही यही था कि भाई ताकि अलग अलग ओएस के लिए अलग अलग जेआरई क्रिएट करा जा सके, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे आज विंडो, लिनक्स, मैक इतने प्लेटफॉर्म हैं, इनके लिए उन्होंने जेआरई बना के दे दिया। कल को एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम कोई आता है मार्केट में, लेट से सूर्या ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो उसके लिए अगर आपको जेआरई क्रिएट करना है, जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं एपीआईज को जो उन्होंने दे रखा है, पढ़ के, और उसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ये है। ठीक है।
एंड सर अगर हमें जेआरई को डिफाइन करना है तो हम तो जेआरई खाली इस तरीके से को करेंगे हम कि बोल क्या? सकते हैं वही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम होता है एंड प्लस जावा की क्लास लाइब्रेरी फाइल। जेआरई इज जस्ट लाइक अ रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ जावा प्रोग्राम। हम एज अ डेवलपर, देखो, हम एज अ डेवलपर अगर मैं बात करूं, फिर से मैं बताऊं तो हर एक काम हम बोलेंगे कि हमारा जो मतलब जो प्रोग्राम का टेक केयर कर रहा है वो जेआरई ही कर रहा है ना। और बस जेआरई जेवीएम में जो मेन अंतर है वो मैंने आप सबको बताया है कि जेवीएम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें जिसमें फंक्शंस डिक्लेयर्ड हैं और उन्हीं फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ी हुई हैं, उनका जो बिजनेस लॉजिक है मेन, वो पार्ट पड़ा हुआ है आपके जेआरई के अंदर। ठीक, यही अंतर है। तो जेआरई जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म इज अ कॉन्ग्रुएंस टू द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के इक्विवेलेंट है। एक प्लेटफॉर्म है, मत यानी कि जावा वालों ने अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए अपना खुद का ही प्लेटफॉर्म बना दिया, इसको जेआरई बोला जाता है। मतलब सर अपना जेवीएम के अंदर खाली फंक्शनैलिटी रखी गई है एंड जेआरई के अंदर उसकी मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस लाइब्रेरीज जो भी है और वो एक प्लेटफॉर्म की तरह जो है वो। इट इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म। ठीक है सर। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आवाज इसकी इतनी क्लियर नहीं आ रही है। सर ये बोल रहे थे कौन बोल रहे हैं आप? प्रदीप सर। प्रदीप, बताइए प्रदीप। इसके अलावा कैसा ये कि जेआरई यार मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप क्लास लिया करो ना, तो मोबाइल से ले लिया करो। अगर सिस्टम से आवाज नहीं आती है तो मोबाइल से ही क्लास ले लिया करो, बढ़िया सुनाई देगा आपको भी, मुझे भी, और स्क्रीन भी दिखाई देता ही है। आपकी आवाज एकदम बिल्कुल नहीं आती है। बाकी लोग, हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये बोल रहे कि इसको जेआरई प्रदीप, आवाज नहीं आ रही है। प्रदीप, मोबाइल से या ईयरफोन चेक करो यार। आवाज नहीं आती है। और किसी का क्वेश्चन? तो हेलो 3 सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे हेलो पास। एक सॉफ्टवेयर होता है जेवीएम, ठीक है। फिर होता है जेआरई, वही। और एक होता है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। और ये मतलब पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जेवीएम, जेडीके और जेआरई में क्या अंतर होता है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बताइए। हेलो हाँ बताइए रंजीत। सर, जेबीएम में जेबीएम ही होता है जो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ना? जावा के प्रोग्राम का जो रन टाइम एनवायरनमेंट जेवीएम प्रोवाइड करता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो एक तरह कौन? से तो अपन कह सकते हैं ना कि जेबीएम में ही जेआरई होता है। जेवीएम में जेआरई होता है, ये मैंने कहाँ बोला? आप अपने मन से कह रहे हो, मैंने बोला नहीं। लेकिन नहीं सर, जे आपने नहीं बोला। मैं मतलब कि जब जेबीएम में प्रोवाइड कर रहा है रन टाइम नहीं, इन्वायरमेंट को, तो जेवीएम बोल और ही जेआरई सकते हैं में ना। क्या अंतर होता है वो आप मुझे बताइए। जेवीएम और जेआरई में क्या अंतर होता है? सर जेबीएम एक वर्चुअल मशीन होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है और जेआरई जो होता है ना रन टाइम ना, इन्वायरमेंट आपको होता है। इतना ही थोड़ी ना होता है जेवीएम, बस इतना ही बोल दिया, खत्म हो गया। इतना ही थोड़ी नहीं ना सर, होता है और भी जेवीएम। होता है ना। हाँ बिल्कुल। जी सर। जेवीएम एक एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल मशीन है, या इसको आप बोल जी सकते हो सर। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कोई एक चीज़ तो है नहीं, कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर मतलब बेसिकली 4 चीज़ें आती हैं। पहला जेवीएम की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फिर उसकी एपीआईज, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड देन उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी पहले रिक्वायरमेंट आती है, फिर उसके लिए लॉजिक लिखे जाते हैं, लाइब्रेरी बनाई जाती हैं, और फिर उस लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करा जाता है, पिक्चर में मतलब लाया जाता है, यूज में लाया जाता है।
और फिर उसके साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगा दिया जाता है। ये 4 चीज़ें मिलके JVM बनता है। तो अगर हम जी सर। इम्प्लीमेंटेशन वाली पार्ट की बात करें, जिससे हम डील करते हैं, जो मेन जिससे हम काम करते हैं, वो JRE में पड़ा होता है। तो JRE इज इक्वल्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM प्लस क्लास लाइब्रेरी फाइल्स। JRE में JVM की पूरी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ी होती है और सारी क्लास लाइब्रेरीज फाइल होती है। वहीं बात JDK की करें तो JDK एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर ऑफ जावा होता है, जिसमें जावा का कंपाइलर, जावा की लाइब्रेरी, JRE, है ना, और सोर्स कोड, ये सारा चीज़ अवेलेबल होता है। ये सारा चीज़ अवेलेबल होता है। सर JDK का फुल जी फॉर्म सर। क्या होता है सर? जावा डेवलपमेंट किट। डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, JDK। समझे रंजीत? जी सर, प्रदीप ने क्वेश्चन टाइप करके भेजा है सर, देख लीजिए एक बार। ओके। JRE is software layer that run on top a computer OS, we can say or not। तो JRE जो होता है एक सॉफ्टवेयर लेयर है, बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर लेयर है, रन करता है किसी कंप्यूटर के ऊपर, OS के ऊपर रन करता है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, ये सही बोल बताया इन्होंने कि JRE एक एंड एक एक सॉफ्टवेयर का लेयर है ना, दैट रन ऑन अ टॉप ऑफ अ कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर OS के ऊपर वो रन होता है। एंड वी कैन से और नॉट, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, तो कंपाइलर को वो डायरेक्टली, कंपाइलर जो है डायरेक्टली OS को कॉल नहीं लगाता है, ठीक है। जैसे मैं एक मिनट आप लोग को बताता हूँ कैसे कहानी होती है। ये लास्ट टाइम पे मैंने C++ का पूरा कंसेप्ट आपको समझा दिया था कि C++ का जो प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, वो कैसे होता है, उसका क्या रीज़न है, वो सब बता दिया था, और विथ रीज़न। अब हम वही चीज़ जानते हैं आज, जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होता है ना। तो और यहाँ पे देखिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी सारा समझा दिया था कि JVM, JDK, JRE। तो पहले ये बताओ, चलो अच्छा अभी समझ में आएगा प्रोग्राम ही। ये देखिए, ये डायग्राम आप याद रखिए, ये देखिए डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, नोट्स तो ज़रा देख लिया करिए आप लोग। तो JRE जो है इज द acronym for Java Runtime Environment implementation of JVM and physically exists, contains set of libraries and other files and runtime environments of JVM। तो और JDK क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। ये देखिए पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर अभी आपको मैं यूज समझाता हूँ। तो JDK एक सुपर सेट हो गया, इस सुपर सेट के अंदर सब सेट पड़े हुए हैं JVM का। फिर देखो, अब जैसे JDK आप नेट से डाउनलोड कर लेते हो, मेरे पास JDK पड़ा हुआ है, देखिए सॉफ्टवेयर है ये JDK, मैंने इसे इंस्टॉल किया। जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा, मेरे C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा और यहाँ JDK नाम का फोल्डर बन जाएगा। JDK के अंदर ये देखिए यहाँ पे SRC फोल्डर है, SRCFX है, लाइब्रेरी है, और ये देखिए JRE फोल्डर भी है, यानी कि JDK के अंदर JRE होता है। JRE एक तरह से देख रहे हो फिजिकली हमें दिख रहा है, मतलब फोल्डर दिख रहा है हमें कहीं कहीं, बस JVM नाम का ऐसे कोई फोल्डर नहीं होता है। अच्छा, तो JRE में भी बिन होता है और JDK के अंदर भी बिन होता है, लेकिन JRE के बिन में जाओगे तो यहाँ जावा C नाम का कमांड नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए बहुत सारे कमांड्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, यहाँ दिख रहे होंगे आपको, है ना। यहाँ जावा C नाम का कोई कमांड नहीं मिलेगा। हाँ, जावा नाम का कमांड मिलेगा, जावा W मिलेगा, जावा C नहीं मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि JRE में कंपाइलर नहीं होता,
JRE के अंदर जावा सी नाम का टूल नहीं होता, मतलब JRE में कंपाइलर नहीं होता है। तो होता क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, JVM की इम्प्लीमेंटेशन है ना। JRE के अंदर अपना लिव है, लिव के अंदर rt.jar है, जो कल विशाल ने डिलीट मार दिया था, ग्रुप में बता रहे थे कि जी मैं तो डिलीट मार दूंगा rt.jar को। तो rt.jar डिलीट ना करिए, उसमें तो जावा की सारे लाइब्रेरीज हैं, क्लास लाइब्रेरी फाइल, यानी कि सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास, थ्रेड क्लास, सारी क्लासेस के बाइट कोड डेफिनेशन वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप जावा में कोई क्लास यूज कर रहे हो तो क्लास के अंदर स्ट्रिंग क्लास तो यूज करोगे ना, सिस्टम क्लास यूज करोगे, उनका बाइट कोड यहीं पे पड़ा हुआ है। उनका लाइब्रेरी फाइल जो कहलाता है, क्लास लाइब्रेरी फाइल जावा का यही होता है, डॉट क्लास फॉर्म में। उसको डिलीट कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आप लोग ग्रुप में डिस्कशन करते हो, बात करते हो, करते रहना चाहिए। और जिसको कोई प्रॉब्लम है वहाँ डाल सकता है, और बहुत मतलब अच्छी बात है, सब लोग वहाँ पे रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, यही पर्पस है उस ग्रुप का। अच्छा, तो अब आप देखिए JRE के अंदर भी लिब है, यानी कि जावा JRE के अंदर लिब मतलब लाइब्रेरीज, अब ये सारी लाइब्रेरीज के पार्ट है। ठीक है, और JDK के अंदर बिन, अब बिन के अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं और सारी चीज़ें। तो अच्छा, एक JRE यहाँ पे है, एक JRE बाहर भी होती है, अंदर वाले को पब्लिक JRE और यहाँ बाहर वाले को पब्लिक JRE बोलते हैं, सॉरी, अंदर वाले को यहाँ पे प्राइवेट JRE बोलते हैं। दो JRE एक JDK के साथ होता है। ये बेसिकली क्लाइंट के लिए होता है, क्लाइंट के लिए है, जैसे क्लाइंट को अगर कोई प्रोग्राम रन करना है तो उस केस में इसका यूज है, कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है, केवल रन करना है तो इसका यूज है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा किसका किस टाइम पे यूज़ होता है, पहले आप समझ लीजिए कि JDK क्या है, JVM क्या है, JRE क्या है। ठीक है, तो JDK कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज है ना, पूरा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सेट ऑफ JVM, सेट ऑफ लाइब्रेरी अदर। देखो अब ऐसे समझ लो कि JDK एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेवलपमेंट टूल्स हैं। टूल्स कौन कौन से, जैसे जावा सी, जावा पी, जावा डॉग, जावा एच, जावा डब्ल्यू वगैरह वगैरह, ये सब टूल्स हो गए। ठीक है, अब ये टूल्स JDK के अंदर ही है, JRE में नहीं है। लेकिन JRE में क्या है, ये JRE का छोटा सा डायग्राम है, इसमें JVM का इम्प्लीमेंटेशन है ना, प्लस सेट ऑफ लाइब्रेरीज, प्लस अदर फाइल्स वगैरह वगैरह, इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई। बताइए भाई, क्लियर है JDK, JVM, JRE? और एक और चीज होती है, वो होती है JIT। एक होता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, है ना। तो JVM, JDK, JRE, JIT तो अलग ही चीज होती है। JIT अब देखो, एज ए डेवलपर आप कभी भी ना, एज ए डेवलपर आप ये बोलो कि हमें दो चीजों की जरूरत पड़ सकती है, या तो JVM JDK की या तो JRE की, JDK या JRE, बस दो ही चीज याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और JRE में तो JVM की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी ही हुई है, तो अगर हम JRE यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर JVM पड़ा है, समझ रहे हो ना। अगर हम JRE कहीं से लेके आ रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो JRE में JVM की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है, समझ में आई बात। तो हम ये बोल दें कि ये काम JRE ने कर दिया, तो इसका मतलब JRE अकेले तो कुछ करेगा नहीं, उसके अंदर JVM भी पड़ा हुआ है, वो भी उसका हेल्प करेगा। और अगर कई बार हम ये बोल देते हैं JVM नहीं कर दिया, तो इसका मतलब हम JRE में पड़े हुए JVM की जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे है तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है और कुछ नहीं। और JDK एक उस तरह से कंसेप्ट है कि जैसे नाम है जावा डेवलपमेंट किट, और किट का मतलब होता है कि भाई पूरा बंडल, किसी चीज़ को बंडल में करके रख दिया जाए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप मैच बैट बॉल खेलने में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो आप मार्केट से बैट अलग से खरीद के लाते हो, बॉल अलग से खरीद के लाओगे, हेलमेट अलग से खरीद के लाओगे। बार बार मान लो मतलब अपने घर से शहर में जाओगे, लेने आओगे, लेने जाओगे, और जो चीज़ ख़राब हो गया वो फिर आ, उसको लेने जाओगे, तो कहीं ना कहीं यार टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आप एक पूरा किट खरीद लेते हो, जिसको हम बोलते हैं क्रिकेटिंग किट, है ना।
तो उसी तरह से ये जावा डेवलपमेंट किट, किट का मतलब होता है कि सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, सब कुछ मिल जाए। किट वर्ड जो यूज़ होता है वो जहाँ पे भी यूज़ होता है, किट का मतलब पूरा पैकेज एकदम। तो डेवलपमेंट किट मतलब एक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत सारे टूल्स चाहिए, SRC चाहिए, सोर्स कोड पढ़ना है तो JVM चाहिए, है ना, JRE चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सारा चीज़ का कॉम्बिनेशन JDK, नाम ही है इसका जावा डेवलपमेंट किट। एक डेवलपर को जो भी किट मतलब जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए चीज़ें चाहिए वो सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। अब जैसे मैं गया इंटरव्यू में, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, भाई JVM JDK और JRE में डिफरेंस समझाइए। तो मैं JDK नहीं समझाऊंगा, पहले मैं JVM के ही बारे में समझाऊंगा, थोड़ा एक फ्लो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सर JVM एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है सर, जो एक ही चीज़ नहीं होता है, जिसमें सर उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है कि जब एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आती है, फिर APIs होती हैं, मतलब लाइब्रेरी डिज़ाइन करी जाती हैं, फिर उन्हीं को लाइब्रेरी को API बोला जाता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करी जाती है और साथ में उसका डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है। तो ये JVM है सर। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो JRE में अंदर पड़ी हुई। JRE एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें JVM की पूरी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पड़ी हुई है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑफ जावा। जो प्रदीप ने बोला कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो OS के ऊपर, हमारे कंप्यूटर के OS के ऊपर का एक लेयर है, समझ लो। अब जब भी जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलर कभी भी डायरेक्टली OS को कॉल नहीं लगाता है जावा का। C++ में ऐसा होता था कि वो OS का सॉरी कंपाइलर जो होता है वो OS को कॉल लगाता था, बट जावा का कंपाइलर जो है OS को कॉल नहीं लगाता है, वो अपने ही प्लेटफॉर्म को कॉल लगाता है जिसको बोलते हैं हम JRE, और उसी JRE स्पेसिफिक कोड बनता है जिसको बोलते हैं बाइट कोड। ठीक, ये होता है JRE सर। और सर JDK की बात करें तो वो कंप्लीट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है, उसमें JDK, JVM, JRE, सोर्स कोड ऑफ जावा, बहुत सारे टूल्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, कंप्लीट सेट ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, समझे? तो ये डिफरेंस होता है JRE, JVM, JDK। अच्छा, अब JVM की बात करें तो JVM का अपना एक आर्किटेक्चर है, यानी कि जो JVM JRE के अंदर इम्प्लीमेंटेड पड़ी हुई है उसका अपना एक आर्किटेक्चर है, उसके अंदर कई पार्ट पड़े हुए हैं, कई चीज़ें छोटी 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 पड़ी हुई हैं। वो आर्किटेक्चर जो है आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड JVM आर्किटेक्चर। ठीक है, गूगल पे आप टाइप करेंगे JVM का आर्किटेक्चर तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे, है ना, लेकिन मैं एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये JVM का आर्किटेक्चर है। वो छोटा डाउनलोड हुआ भाई, बड़ा कर ले। ये यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं, सेव एज। ये देखिए, ये पूरा JVM का आर्किटेक्चर है। ये देखिए, क्लास लोडर सबसिस्टम, JVM का JVM के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, ये JRT कंपाइलर जिसकी मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे देखिए JNI जो हमने कल भी बात करा था, जावा नेटिव इंटरफेस। जावा नेटिव इंटरफेस के माध्यम से हम एक लैंग्वेज की कॉल को दूसरे लैंग्वेज की कॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा समझाना पड़ेगा JVM का आर्किटेक्चर। आप, ये JVM का पूरा आर्किटेक्चर है, मतलब जावा का प्रोग्राम जब रन होता है ना तो इसी इसी के माध्यम से होता है। और ये पूरा आर्किटेक्चर, ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहाँ पड़ी हुई है, आपके JRE में पड़ी हुई है, समझ रहे हो ना, ऐसा है। तो क्या है ये आर्किटेक्चर, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस पर्टिकुलर स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं आपके। ये लीजिए,
ये जावा के प्रोग्राम का कंपाइलेशन का एग्जीक्यूशन का फ्लो है। अब जावा का मान लीजिए कोई आपने प्रोग्राम बनाया जावा का, है ना, स्क्रीन दिख रही है। मान लीजिए जावा का कोई प्रोग्राम आपने क्रिएट किया, उसे बोलते हैं प्रोग्राम का सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को डॉट जावा से आपने सेव कर दिया। कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो डायरेक्टली ओएस को कॉल ना लगा के जेआरई को कॉल लगाएगा। बिल्कुल, जेआरई ओएस के ऊपर इंस्टॉल्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जावा की क्रिएटर ने यही एक नया काम करा। पहले C++ में C++ का कंपाइलर डायरेक्टली ओएस को कॉल लगाता था, उसकी लाइब्रेरी को यूज करता था, जिससे उसकी डिपेंडेंसी उसकी उसी ओएस पे और उसी लाइब्रेरी की मतलब से हो जाती थी, उसकी ओएस की लाइब्रेरी से हो जाती थी। यहाँ ओएस को कॉल लगाने वाला नहीं है, कंपाइलर ओएस को नहीं कॉल लगाएगा, जेआरई तो लगाएगा। जेआरई जो है ओएस के ऊपर है इंस्टॉल्ड, तो जेआरई तो ओएस को यूज करेगा। यानी कि जेआरई जो होता है वो कहीं ना कहीं ओएस के डिपेंडेंट होता है। अगर ये बोल दो तो कोई गलत वाली बात नहीं है। जेआरई का जो कंसेप्ट है कुछ इस तरह से है, जैसे जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आज आपकी डिपेंडेंसी आपके घर पे है, तो आप कहाँ से पैसे लेते हो, कहाँ से खर्चा चलता है आपका? अपने घर पे, अपने पापा मम्मी आपके पैसे आपको देते हैं, राइट। तो यू आर डिपेंडेंट टू योर हाउस, टू योर होम, ठीक है ना। तो आप मान लो अभी C++ के प्रोग्राम हो और जावा पढ़ लिख के आपको आगे बढ़ना है और आपको जावा ही बनना है। जावा मतलब जावा इंडिपेंडेंट है, तो आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है। तो कैसे बन सकते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी घर पे है, घर से पैसा ले रहे थे आप पहले, तो जो आप C++ से जावा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आप घर से इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। तो घर से इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं नौकरी लगेगी किसी कंपनी में। तो मान लीजिए आपकी कंपनी IBM है, आपकी IBM में नौकरी लग गई, तो आप हो गए घर से इंडिपेंडेंट और IBM पे डिपेंडेंट, क्योंकि अब आपको पैसे खर्चे सारा चीज़ IBM देख रहा है, IBM टेक केयर कर रहा है, उसके लिए आप काम कर रहे हो ना, इसलिए। तो आप हो गए घर से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहाँ हो गए, IBM कंपनी पे। वही वाली बात है, वही जावा है। तो जावा जो है OS और हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन जेआरई पे डिपेंडेंट हो गया, समझ रहे हो ना। यानी कि जावा का प्रोग्राम जब भी कंपाइल होगा तो ओएस और हार्डवेयर को कॉल नहीं लगाएगा, लेकिन जेआरई को कॉल लगाएगा। और जेआरई किसको कॉल लगाएगा, ओएस को, ठीक है। तो वो उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, हम अपने प्रोग्राम की बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम, हमारा कंपाइलर ओएस के पास नहीं गया, जेआरई गया तो जाने दो, तो जावा ने ऐसा कुछ बनाया है भाई कि भाई कोई सॉफ्टवेयर है। अब जैसे मैंने अपने सिस्टम में जेआरई इंस्टॉल कर रखा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने सिस्टम में अपने ओएस पे कर रखा है, तो ओएस के ऊपर ही तो होगा वो, बिल्कुल। तो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को कंपाइलर कंपाइल करता है, जेआरई के पास जाता है और जेआरई स्पेसिफिक कोड बनता है, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। ये जो बाइट कोड होता है ये ओएस और हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड नहीं है, जो C++ में होता था। C++ में कंपाइलर ओएस और हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड बनाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ओएस और हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड न बन के जेआरई स्पेसिफिक कोड बनेगा, और इसे बाइट कोड बोलते हैं। तो बाइट कोड के पीछे भी कहानी है, बाइट कोड के भी पीछे लॉजिक है। इनके माइंड में आया होगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं जो कंपाइलर, ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जब कंपाइलर जो है ओएस को कॉल ना लगाए, तो और एक इंटरमीडिएट कोड हम बनाएंगे। इस इंटरमीडिएट कोड का नाम भी तो डिसाइड करेंगे। यानी कि हम बाइट कोड के बारे में बता रहा हूँ कि बाइट कोड होता क्या है और कि कैसे बना होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। इसके पीछे ऐसे लॉजिक रहा होगा कि जावा के क्रिएटर्स ने सोचा कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे और कंपाइल करेंगे तो ओएस से तो इंटरेक्शन होगा ही होगा, ओएस स्पेसिफिक कोड बन जाएगा, हार्डवेयर स्पेसिफिक कोड बन जाएगा, जिससे उसकी डिपेंडेंसी ओएस और हार्डवेयर पे हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि जी हम ओएस से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, बीच का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, वो वर्चुअल लेयर होगा जेआरई। तो जेआरई एक प्लेटफॉर्म है, समझ लो वही प्लेटफॉर्म। यानी कि कंपाइलर जेआरई को कॉल लगा रहा है और जेआरई के अंदर जेवीएम है और बहुत सारे टूल्स हैं, तो सबका तो यूज हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं। यानी कि कंपाइल टाइम पे भी कहीं ना कहीं जेआरई का यूज है। प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा अगर जेआरई ना हो तो। अगर प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो जेआरई के बिना कंपाइल ही नहीं हो सकता है। और जेआरई के अंदर के जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं,
उनका भी यूज होगा। बिल्कुल। तो प्रोग्राम जैसे ही कंपाइल होगा तो JRE से इंटरेक्ट करेगा और उसी के स्पेसिफिक कोड बनेगा। तो यार उस कोड का नाम क्या होगा, सोचा उस कोड क्या कोड बनाएंगे, कोड का नाम क्या डिसाइड करेंगे, और वो कोड बनेगा कैसे, उसके लिए तो लिखना पड़ेगा ना कुछ लॉजिक। तो बिल्कुल, तो कंपाइलर में लॉजिक लिखा गया कि कंपाइलर जब सोर्स कोड को रीड करे तो एक कोड बनाए, और वो जो कोड बनाएगा उस कोड को बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, सोर्स कोड के अंदर आने वाले हर सिंबल को, है ना, हर सिंबल के लिए कुछ ना कुछ एक, हर करेक्टर के लिए एक अलग अलग सिंबल बनाया, हर करेक्टर के लिए अलग अलग सिंबल डिजाइन किया। सोर्स कोड के अंदर आने वाले हर करेक्टर का सिंबल जो डिजाइन किया, उन सिंबल्स को मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो मिनिमम स्पेस लगा वो 1 बाइट का लगा, इसलिए इस कोड का नाम बाइट कोड रखा गया। बाइट कोड इज द हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। हाईली ऑप्टिमाइज का मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में ऑप्टिमाइज करके रखा गया, बट मिनिमम 1 बाइट स्पेस तो लगा ही लगा किसी कैरेक्टर को, है ना, स्टोर करने के लिए मेमोरी में। तो हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड है जो कि कंपाइलर बनाता है JRE की मदद से। बाइट कोड कंपाइलर बनाता है किसकी मदद से, JRE की मदद से। और ये जो कोड होता है, इस कोड के अंदर आने वाले जितने भी सिंबल्स हैं, अगर आप जावा का प्रोग्राम कभी भी कंपाइल करो और बाइट कोड देखो तो ये बिल्कुल अलग ही टाइप का कोड होता है। आपको मैं कोई बाइट कोड दिखाता हूँ, लेट से ये देखिए मेरा बाइट कोड है, ये देखो अलग ही टाइप का, एकदम बिल्कुल ऐसे दिखता है ना, इसमें सिंबल्स दिखते हैं अलग अलग। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये सोर्स कोड के अंदर आने वाले हर कैरेक्टर के लिए सिंबल्स जो भी हैं ये फिक्स होता है। इवन बाइट कोड को, अगर आप बाइट कोड के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो जाओ JVM की स्पेसिफिकेशन पढ़ो, गूगल पे टाइप करो भैया बाइट कोड किस तरह से होता है, और भी अगर डिटेल में जाना है तो एक PDF मिलेगा आपको इनसाइड JVM। तो इनसाइड JVM में जाके, है ना, और वहाँ पे बाइट कोड के बारे में और डिटेल में देख सकते हो भाई कि बाइट कोड कैसे होता है, सोर्स कोड के अंदर आने वाले हर कैरेक्टर का क्या बाइट कोड रखा गया होगा, और बाइट कोड का सिंबल्स अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये ओपनली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि बाइट कोड कुछ ऐसा चीज़ है कि जी जिसको कोई रीड नहीं कर सकता, जिसको कोई पढ़ नहीं सकता, बिल्कुल पढ़ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बाइट कोड पे रिसर्च करना पड़ेगा कि जावा के बाइट कोड किस तरह से बनाए गए हैं। ये जावा ओपन सोर्स, ये भी ओपन सोर्स है, मतलब ये भी चीज़ें ओपनली अवेलेबल है, कोई भी बाइट कोड देख सकता है ना। बाइट कोड कोई भी रीड कर सकता है, कोई समझ सकता है बाइट कोड किस तरह से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जी ऐसा कोड है कि जी जिसको इनक्रिप्टेड कोड है, जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता, जिसे कोई कभी देख ही नहीं सकता। हाँ, वैसे तो नॉर्मली नहीं देख सकता, बट किस सोर्स कोड के लिए क्या बाइट कोड है ये फिक्स है। ये फिक्स है कि इस सोर्स कोड का यही बाइट कोड बनेगा, मतलब यही इस इनके लिए जो सिंबल्स हैं वो फिक्स हैं। आप कभी प्रोग्राम को कंपाइल करके, और चाहे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाइए, उसको कंपाइल करिए, और उसको जब भी कंपाइल करेंगे वही वही सिंबल आपको बाइट कोड में मिलेंगे, एकदम फिक्स होता है कि ये इसके लिए यही सिंबल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बाइट कोड को रीड करने वाले प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते, ये भी तो दिक्कत है, क्योंकि प्रोग्राम तो अभी कंपाइल हुआ है, रन तो हुआ नहीं है। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए अब आपको ये बाइट कोड को कौन बनाता है, कंपाइलर, JVM की JRE की मदद से। तो या तो JRE समझेगा या तो कंपाइलर समझेगा। तो JRE के अंदर होता है JVM, अब उसको हम कॉल लगाते हैं, JRE के अंदर जो JVM पड़ी होती है उसको कॉल लगाते हैं। और उसको कैसे हम कॉल लगाएंगे, कैसे कॉल लगाएंगे, जावा नाम का टूल होता है। तो CMD पे जावा C से कंपाइलेशन होता है और जावा नाम के टूल से JVM चलता है। तो जावा नाम के टूल से JVM को कॉल लगाते हैं, वो उस JVM को जो JRE के अंदर पड़ा हुआ है उसको कॉल लगाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई तुम चल जाओ, उस मैंने JVM नाम का प्रोसेस जो है मेमोरी में चले, और उसके प्रोसेस के चलने से ये जो हमारी क्लास फाइल है इनकी बाइट कोड, वो बाइट कोड को एज ए इनपुट हम JVM को देते हैं। तो JVM वहीं से स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा आर्किटेक्चर उसका मेमोरी में शुरू हो जाता है। वो पहले क्लास को मेमोरी में लोड करता है, लिंकिंग करता है, इनिशियलाइजेशन करता है, फिर उसकी मेमोरी होती है, स्टैक, हीप, रजिस्टर्स, इनका यूज़ होता है। फिर वो एग्जीक्यूशन इंजन के पास जाता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, कोड ऑप्टिमाइजर कोड ऑप्टिमाइज करता है, टारगेट कोड जनरेटर टारगेट कोड जनरेट करके प्रोफाइलर का मदद से जावा नेटिव लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए नेटिव मेथड्स लाइब्रेरी को कॉल करके आपके हार्डवेयर तक वो कोड पहुंच जाता है, यानी कि प्रोसेसर तक वो कोड पहुंच जाता है और प्रोसेसर उस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो बाइट कोड ही एज इट इज़ नहीं चल जाता है प्रोसेसर के पास, बाइट कोड
से इंटरमीडिएट कोड बनता है, इंटरमीडिएट कोड से कोड ऑप्टिमाइजर होता है, फिर टारगेट कोड जनरेटर। टारगेट कोड जनरेटर मतलब जो टारगेट कोड बना के हमें देगा, जो मशीन समझेगा, जो प्रोसेस यानी कि जो हेक्साडेसिमल कोड समझ लो, जो EXE फाइल जो कम सी के केस में कंपाइल टाइम पे बन के आ गई थी, वही समझ लो, है ना। वो टारगेट कोड बनेगा और वो नेटिव लाइब्रेरी का यूज करते हुए हार्डवेयर के पास जाएगा, हार्डवेयर से चला देगा। ये काम ऑन द मतलब फ्लाई होता है, ऑन द फ्लाई, उड़ते हुए, मतलब प्रोग्राम जब चलता है ना तो उसी टाइम पे ये सब कुछ हो जाता है, जो कि हमें दिखता नहीं है, ये सब चीज हमें दिखती नहीं है। तो कैसे कैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। चलो एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए जावा आपके सिस्टम में होना चाहिए, JDK होना चाहिए, वो तो मेरे पास पड़ा हुआ है। पाथ सेट होना चाहिए JDK के बिन का, वो भी मेरा पड़ा हुआ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। JDK इंस्टॉल्ड है और पाथ सेट है। बताइए सबको आता है ना ये JDK इंस्टॉल करना, पाथ सेट करना, या नहीं आता है? फिर मैं बताऊँ आपको। जी सर, मेरे सिस्टम में भी सर जावा इंस्टॉल नहीं है सर। इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, गूगल पे टाइप करना है इंस्टॉल JDK, ऐसे लिखना है इंस्टॉल JDK, सॉरी डाउनलोड JDK, इंस्टॉल JDK नहीं, डाउनलोड JDK, इंस्टॉल नहीं करना है। तो JDK को वही वर्जन कर लो। मैं तो 8 प्रेफर करता हूँ, अभी 8 पे मैं काम करता हूँ। 8 में इतने सारे फीचर हैं, 8 को यूज कर लो, बहुत है। वैसे तो बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो ये देखिए JDK अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए है, तो बस आप JDK डाउनलोड करिए। इसे क्यों करिए? क्योंकि इसको इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा होगा, अब ये रजिस्टर वगैरह कराएगा, साइन अप वगैरह कराएगा, तो साइन अप करके अब इसको डाउनलोड कर लीजिए। JDK के अंदर सब कुछ होता है, JRE वायरी सब कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए JDK इंस्टॉल करिए, ठीक है। और जब JDK इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो जाए, सॉरी, जब डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। ऐसे डबल क्लिक करना है, बस डबल क्लिक करोगे, ये इंस्टॉल होके प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा, उसी के अंदर JDK फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर बिन फोल्डर बन जाएगा, बिन में सारी चीजें हैं। देखो जावा सर सी, इसको किसी भी लोकेशन, हाँ किसी भी सर लोकेशन पे डाला जा सकता है, कोई जरूरी नहीं सी में ही डालो, बाय डिफॉल्ट लोकेशन यही होता है। बाय ओके डिफॉल्ट सर। लोकेशन यही होता है। सर इसका पाथ कैसे सेट करेंगे इंस्टॉल करने के बाद? एक रफली आइडिया दे देते सर। किसी का आवाज पहचान जाता हूँ, तुम बता दो भाई। सर अच्छा सैम बोल रहा हूँ, श्याम, आवाज कट ओके। रही है सर। तो जब JDK इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो यहाँ से इसके बिन तक का पाथ जो है ये कॉपी कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। कॉपी करके PC पे राइट क्लिक ओके करिएगा, सर। प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जी सर। ए, सर अच्छा डिस्प्ले बहुत लेट शो हो रही है सर। ओके। जी सर। तो मैं ये पाथ जो है ये आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, ये देखिए, मतलब यहाँ तक का पाथ आप कॉपी करिएगा, है ना, ठीक है। ये यहाँ तक का पाथ कॉपी ठीक सर। करिएगा सर और जी जी। फिर आप राइट क्लिक ऑन माय कंप्यूटर करिएगा। मैं ये चीज़ ओके सर। अभी माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके ये फुल ये जो मतलब वो है, आपको एक हाइपरलिंक इस तरह से दिख जाएगा, दिख रहा है। फिर मैं आगे बढ़ूँ, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जब जाएंगे, जी जी। हाँ एडवांस जी सर, सिस्टम सेटिंग, एडवांस कंप्यूटर। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके जी जी एनवायरनमेंट समझ गए सर। वेरिएबल में जाइएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, यूज़र और सिस्टम। ओके तो आप पाथ कहीं पे सेट कर लीजिए। यूज़र पे करेंगे तो जिस यूज़र के से आप सिस्टम में लॉगिन हैं, केवल वही यूज़र उस पाथ को यूज कर पाएगा, जी। ठीक है क्या। लेकिन अगर आपने सिस्टम वेरिएबल में पाथ को सेट कर दिया तो सिस्टम में सारे यूजर्स के लिए कॉमन होगा। अच्छा, सर इसमें हाँ अभी न्यू मैं करके आपको वो भी पाथ बता ऐड रहा कर देंगे हूँ। सर। अगर आपको सिस्टम वेरिएबल में करना है तो न्यू मत करना, पाथ को सेलेक्ट करके एडिट कर देना उसी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक पाथ बना हुआ है ना, जिसमें ठीक कुछ सर। चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, कुछ पाथ ऑलरेडी अवेलेबल है,
इसको न्यू कर दोगे तो ये पाथ अब हट ओके जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपकी कुछ इंटरनल कमांड्स भी काम करने बंद कर देंगे। अगर आप यूजर वेरिएबल में हो तो बिल्कुल न्यू करिएगा, सर। नहीं तो एडिट करके ये वाला विंडो आएगा जिसमें न्यू, इसमें न्यू कर लीजिएगा आप। ऐसे न्यू पे जाइएगा, यहीं पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपना जो आपने वहाँ से बिन तक का जो पूरा कॉपी किया था, ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना करके ओके सर। अब आप अगर न्यू करना चाहते हो तो न्यू यहाँ पे करिएगा, और वेरिएबल का नाम पाथ होना मैंडेटरी है। अगर यूजर वेरिएबल में कर रहे हो तो पाथ वेरिएबल लिखना पड़ेगा। पाथ के जगह पे साथ नहीं लिख सकते और ना हाथ लिख सकते हैं, पाथ ही लिख सकते हैं बस, PATH, है ना। और वैल्यू जो है बिन तक का यहाँ पे दे देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ठीक देखिए यहाँ सर। सेट है, इसलिए मैं ओके 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 ओके, एक बार ओके करके नहीं काम चलेगा। ओके 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 जितने बार ओके करना है वो कर दीजिएगा। मैं कैंसिल कर रहा हूँ बस। अगर ये पाथ आप परमानेंट, इसे परमानेंट पाथ ओके सेटिंग सर। बोलते हैं। टेम्परेरी भी कर सकते हो, CMD पे सेट पाथ लिख के, वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका होता है पाथ सेट करने का। ओके सर। ठीक है, ओके सर। पाथ अगर सेट नहीं है तो भाई आपका ये पाथ इसलिए भी जरूरी है, चाहे आप इक्लिप्स से काम कर रहे हो, चाहे आप मतलब विद आईडी कर रहे हो, विदाउट आईडी कर रहे हो, दोनों केस में जरूरी है। तो रजनीकांत आपका हो गया इंस्टॉल्ड, आईडी सही से चलने लगा इक्लिप्स। कई बार ना इक्लिप्स वगैरह पे जो काम करना चाहता है, इक्लिप्स जो है इंस्टॉल्ड मतलब ओपन ही नहीं होके आता है अगर आप JDK का पाथ वाथ सेट नहीं करते हो तो, ऐसा भी बात है। तो इसीलिए JDK इंस्टॉल करके पाथ सेट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो तो पहले दिन आपको कर लेना चाहिए था, दूसरे दिन मैंने आपको बता दिया था। तो श्याम आपका आ गया मशीन? नहीं, जी मशीन सर, आ मैं गया या नहीं इंस्टॉल कर आया? लूंगा सर। मशीन मतलब लैपटॉप मशीन और मतलब क्या? सर? हाँ, लैपटॉप है सर मेरे पास। अभी सर डाउनलोड तो कौन सा नेट लैपटॉप स्लो लिया तो आपने? डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, HP का है सर, पुराना लैपटॉप है सर। नहीं नहीं, अभी न्यू लेना है। पुराना हो नया हो बहुत अच्छा है, काम होना चाहिए और क्या, काम होने से मतलब है। और सर उसमें अभी ना एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं हमें चलेगा क्योंकि एंड्रॉयड 2 स्टूडियो तो GB रैम चाहिए है ही नहीं उसमें, ना, वो हमें तो अभी प्रोसेसर। जावा ही पढ़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। 1.5 महीना हमें जावा ही पढ़ने में सीखने में लगेगा, जी सर। तो जावा पे ही ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो एंड्रॉयड स्टूडियो पढ़ने वाले हैं, तो वो भूल जाएं कि एंड्रॉयड क्या होता है। उनको एंड्रॉयड पढ़ना ही नहीं है, मतलब उनको सीखना ही जी नहीं सर। एंड्रॉयड, ऐसे मान लें, ऐसा जान लें कि एंड्रॉयड कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और एंड्रॉयड का कोर्स हमारा है जी ही नहीं, सर। ऐसा मान लो मतलब। मतलब मानना है, ऐसे ना सोचना कि पढ़ेंगे ही नहीं, मानना है अभी। वो इसलिए मानना है क्योंकि जावा पे ही सारा फोकस रहना चाहिए। जावा जितने अच्छे से सीख जाओगे फिर उधर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए जी, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम टेस्ट दे दिया। तो क्लास एक कीवर्ड है और टेस्ट उसका एक नाम है, जस्ट एक आइडेंटिफायर है। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, मैंने टेस्ट ऐसे लिख दिया, टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ तो टेस्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट को मेंटेन करने के लिए मेन मेथड होता है। ये सारा आपको समझाया जाएगा कि ये क्या होता है, मेन क्यों बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग जब हम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो एक जो सेमी कॉलन है ना, उसका भी मीनिंग आपको बताऊंगा। एक डॉट ऑपरेटर जो लगेगा ना, उसका भी मीनिंग बताऊंगा। मतलब एक छोटे से भी मतलब तिनके का भी एक यूज है यहाँ पे, तो वो क्यों है कैसे है उसको भी जानेंगे हम। बट अभी के लिए एक सिंपल हेलो प्रोग्राम लिख देते हैं जी, और आपकी प्रोग्राम की फ्लो समझ लेते हैं कि प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है। और आपको एज ए डेवलपर ये फ्लो समझ में आना बहुत जरूरी है कि जी JVM कब यूज हो रहा है, JDK कब यूज हो रहा है, JRE कब यूज हो रहा है, और प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। उसको जानने के लिए तो वर्चुअल बॉक्स और अबंटू ये सब हमने इंस्टॉल करके रखा ही हुआ है। अच्छा, रही बात वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन की, यार बहुत ही आसान सा चीज़ है, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, कुछ इसमें बड़ी चीज़ तो थी नहीं। थोड़ा सा बिल्कुल, ये देखिए, ये वर्चुअल बॉक्स है और ये बंतु है। अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोडिंग का लिंक मैं एक बार फिर से बताता हूँ कहाँ से करना है आपको, ये लोगों को दिक्कत आ रही है।
और ये जस्ट बिकॉज ऑफ कई लोग पूछ रहे थे कि सर क्यों कर रहे हो वर्चुअल बॉक्स, क्यों कर रहे हो ubuntu, तो बस वही है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी वगैरह प्रूफ करने के लिए, जावा का प्रोग्राम लिनक्स पे भी चलाने के लिए ना, वो करेंगे अभी आगे तो आपको पता चलेगा क्या यूज़ है। आपको बस गूगल पे टाइप करना है डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। कितने लोगों का हो चुका है पहले ये बताइए, कितने लोगों का हो चुका है वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल? ubuntu हो चुका है इंस्टॉल? सर मेरा हो ठीक चुका है, है डाउनलोड सर मेरे दोनों हो गए हैं, बस जिसका नहीं हुआ है वो ना बताए कि मेरा नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। जिसका हो गया बस वही बता दे। चलो अच्छा ठीक है, राहुल का हो गया है। तो देखिए यहाँ से ये विंडोज़ होस्ट के लिए हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज़ प्लेटफॉर्म सबके पास है, अगर जिसके पास लिनक्स होगा तो वो अपना लिनक्स मैक इसके लिए करना चाहता है कर सकता है। ये तो वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर का डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। और फिर उसके बाद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ubuntu ही करिए, जिसको रेड हैट अच्छा लगता है रेड हैट कर ले, फेडोरा कर ले, काली लिनक्स, जो लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड कर लेना है भाई। क्लास में मैं आपसे ये बोलूँगा, क्लास में अगर मेरे आप ध्यान से पढ़ते हो तो किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब भी ज़रूरत है तो जी वीडियो निकाला और देख लिया कि सर ने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, क्या समझाया था, क्या नहीं समझाया था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप पूछ सकते हो। ये देखिए यहाँ से डाउनलोड ऑप्शंस में जाके ये ubuntu का डेस्कटॉप वाला वर्जन है क्या, अल्टरनेटिव डाउनलोड पे जाते हैं जी। ये उस दिन डेस्कटॉप पे जाते हैं। अच्छा ये सीधे अब नहीं यहाँ पे आता है, सॉरी, ये देखिए डाउनलोड्स। तो डाउनलोड्स पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए ubuntu डेस्कटॉप सर्वर, तो डेस्कटॉप वाले ubuntu को कर लीजिएगा बस। तो दोनों डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर सेटअप मिल जाएगा। डाउनलोड का मतलब ये हो गया कि वो सॉफ्टवेयर आपके पास आ गया, आपके सिस्टम में आ गया, बट अभी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ है, सेटअप वो अभी चला नहीं है। प्रोग्राम आ चुके हैं, प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जब आप वर्चुअल बॉक्स पे डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा जी, इंस्टॉल हो जाएगा, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होके आ जाएगा, विंडो आ जाएगी, एक मिनट, इस तरह से विंडो आ जाएगी बस। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू में जाइएगा आप, न्यू में जाके वर्चुअल मशीन यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए, जो जो स्टेप दे रहा है पढ़ के थोड़ा सा बस नेक्स्ट 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 कर दीजिए। मैंने बता भी रखा है आपको, एक नाम देना है आपको कुछ भी। ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट करेंगे आप, फिर यहाँ पे मेमोरी पूछेगा कितना है, जो भी है सब नेक्स्ट 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 कर दीजिएगा। फिर वो अपने आप यहीं पे आ जाता है। फिर यहाँ सेटिंग ऑप्शन आता है, यहाँ से जाके आप क्या करेंगे जी, यहाँ से जाके आप चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसका ना एक पूरा डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो आपको बना के डाल दूंगा, है ना, वो आप देख लेना अगर ऐसा है तो। फिलहाल मेरा तो इंस्टॉल्ड है यहाँ, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है जी, और मेरा ये इसके अंदर का जो ubuntu के अंदर, सॉरी इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो ubuntu है वो इंस्टॉल हो जाएगा, अभी आपको दिखेगा, सॉरी वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका अलग से आप डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दे दूंगा अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये क्यों जरूरी है, इसका बस वही जरूरत है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रूफ करने के लिए, आपको अभी करके दिखाएंगे, इसलिए मैंने इसको ऑन भी कर दिया है अभी। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे ये ऑन होगा। चलिए तब तक हम अपने उसी प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में देखिए मेन मेथड बना दिया और यहाँ पे अपना नाम सबसे पहले प्रिंट करते हैं। तो देखिए जावा के अंदर अगर आप हेलो वर्ड का प्रोग्राम, हेलो का प्रोग्राम भी बनाना चाहते हैं तो इतना लिखना ही पड़ता है। ये सर वो ARGS होगा स्ट्रिंग के बाद, ARGS होगा स्ट्रिंग के बाद, ARGS होगा सर, आर्गुमेंट्स होगा ARGS। द्विपिन बोल रहे हैं आप? हाँ द्विपन। ओके ओके
ठीक है। स्ट्रिंग के बाद सर ARGS होगा। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो है ना, ये यहाँ पे जो ARGS लिखा जाता है ये एरे का नाम होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका भी नाम हो सकता है, मेरा भी नाम हो सकता है। हाँ तो सर। जस्ट एक नाम है, एक आइडेंटिफायर है। तो ये आइडेंटिफायर सूर्या भी हो सकता है, डजंट मैटर, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वो तो ARGS एक लिखने का स्टैंडर्ड की ARGS लिख दिया जाता है। नाम है तो नाम आपका द्विपेन है, देखो मेरा सूर्या है, मेरे घर का नाम लेकिन कुछ और है। और अगर आप कुछ रखना चाहते हो तो कुछ और भी रख सकते हो, कोई और किसी का नाम, ऐसे कुछ भी है, राइट। तो उसी तरह से ये ARGS जो है ये जस्ट एक नाम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मेरे ना कुछ भी लिख दीजिए। और ये स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है, इसको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, मेन को कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये तो पूरा सब कुछ वही होगा, है ना, मानी होती है। ओके, इसके आगे ऐसे पब्लिक भी लिखते हैं, तो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि पब्लिक लिखना जरूरी है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जब इसको हम सेव करेंगे तो उसी नाम से करेंगे जिस नाम से क्लास है, लेकिन स्टैंडर्ड यही है, उसी नाम से करना चाहिए। तो आपको मैं क्या नाम से सेव करके दिखाऊं, अलग नाम से सेव करूं? हाँ जी सर हाँ सर हाँ सर, आप जब पावरबिल्ड लिखोगे वो तो एक्सेस स्पेसिफाई हाँ, रहेगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक्सेस स्पेसिफाई हो जाएगा, मतलब सही बात है। वो तो अगर हम पब्लिक पब्लिक स्पेसिफायर लगाएंगे क्लास हो कि जाएगा, जैसे होता है ना। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक नहीं फायदा है, मतलब अभी के लिए मैं क्या है कि अभी नहीं भी लगाऊंगा तो काम चल जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक डेडिकेटेड टॉपिक है आपका कि पब्लिक क्या क्या होता है, क्यों होता है, प्रोटेक्टेड क्या है, प्राइवेट क्या होता है, और जावा में बाय डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो वो तो चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव कैसे करूंगा? सेव इसको मैं किसी भी नाम से कर सकता हूँ, लेकिन नाम मैं क्लास, ठीक है, कि किसी भी नाम से सेव कर दूं। आप बताओ क्या क्या करोगे? शुरू में से करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो सीखने के लिए अगर आप कर रहे हो तो मैं इसको नाम abcd.java से सेव कर देता हूँ। क्लास का नाम है टेस्ट और फाइल का नाम abcd। वैसे अलग अलग जानबूझ के दे रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। अब जब इसको सेव करते हैं ना फाइल को, मेरा आवाज कट रहा है? सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। हाँ सर मेरे यहाँ भी आ रही है सर, किट आ रही है सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हाँ सर, बहुत सर आवाज आपको बता दिया करूंगा। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट, अभी देखिए अभी कैसा आ रहा है आवाज? अब भी नहीं आ रही है आपकी क्लियर। अभी सही है, बढ़िया है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। सर अब ये बढ़िया आ रही है। यस सर। हाँ जी यस सर। जी सर। तो देखिए मैं ये बता रहा था कि जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं ना, तो सेव करने के लिए आप फाइल का नाम और क्लास का नाम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन फाइल और क्लास का नाम अलग अलग रखना नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी फाइल का नाम, मैंने फाइल का नाम क्या रखा है बताइए, आपको अगर दिख रहा हो तो, आप सबको दिख रहा हो तो, abcd.java। तो इसको abcd.java से भी सेव कर सकते हैं और test.java से भी सेव कर सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्या नाम सही होता है? क्लास के नाम से सेव करना चाहिए या किसी भी नाम से सेव कर देना चाहिए? हाँ, क्लास के नाम से सेव करना चाहिए, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है। ये समझ लो कि ये क्लास एक के नाम रूल है, इसे करना ही सर चाहिए, क्लास के नेम से ही सेव करना चाहिए, ठीक है, क्लास के नेम से ही सेव करना चाहिए। और लेकिन मैं अभी आपको सिखाने के लिए इसको abcd.java से सेव करता हूँ। अच्छा ठीक है, कई लोगों ने कभी, जैसे रंजीत ने एक प्रोग्राम लिखा था ना, तो मैंने देखा उन्होंने भी ऐसे सेव किया था, लेकिन जब उन्होंने सेव किया था तो पता है abcd.java और उसके आगे .txt लिखा आ जाता है अपने आप, देखा आप लोगों ने? हाँ जी, ये देखा आप लोगों ने?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसने बताया भाई ये टेक्स्ट फॉर्मेट ऑल जी करना सर। होगा? सर ये ये ऑल जब कर दो। होता है जब हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेट ऑल पे नहीं करते तब होता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। या एक काम और करना चाहिए, अगर ये ऑल नहीं भी कर रहे हो तो एक काम और कर और सकते हो साथ आप, सर आपने तो इसको बताया ना जब मैं डबल कर कोड रहा में था तब। सेव कर दो, ऐसे डबल कोड में डाल देना चाहिए। इससे ये फायदा हो जाता है जी कि जो डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन है वो यहाँ लगने नहीं पाता है, वो डिस्कार्ड हो जाता डबल है वहां कोट में से। कर दो। यानी कि abcd.java.txt वो डिस्कार्ड हो गया, नहीं तो उसके आगे डॉट टी एक्स टी लग के आ जाता है। ठीक है, चलिए ओके, सेव हो गया है हमारा फाइल। ये फाइल हमारा सेव हो गया। अब जी इसको हमें करना है कंपाइल। तो कंपाइल कहाँ, मैंने इसको सेव कहाँ करा है ये देखिए जरा। सेव मैंने किया है डेस्कटॉप वाले लोकेशन पे। अच्छा ये देखिए मेरा ये बंतु ये मतलब ओपन हो चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी इसको हम यूज़ करेंगे। फाइल मेरी सेव हुई है डेस्कटॉप पे, जानबूझ के मैंने डेस्कटॉप पे किया है ताकि आपको दिखे। डेस्कटॉप पे ही सेव किया है मैंने यहाँ पे, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। डेस्कटॉप पे फाइल सेव हुई है, तो अब हम जब CMD चलाएंगे तो डेस्कटॉप वाली लोकेशन पे ही ऑन करना पड़ेगा। तो जी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ CMD, और मेरा पाथ तो मतलब ऑलरेडी सेट है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हाँ, उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा फाइल है। तो CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, D लिख के टैब दबा दूंगा, डेस्कटॉप आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टरी चेंज करके डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक, अच्छा उसके बाद हम लिखेंगे जी जावा सी और ABCD बस A लिख के मैंने टैब दबा दिया, अपने आप ABCD.java लिखा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम होता है, यानी कि ये सिंटैक्स होता है कंपाइलेशन के लिए। तो कंपाइलेशन का सिंटैक्स क्या होता है? जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, ये जावा का कंपाइलेशन का सिंटैक्स होता है। कोई भी कंपाइलेशन होता है ऐसे ही होता है। जैसे ही जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा लिख के एंटर मारोगे तो ये जो जावा सी नाम का टूल है, कमांड है, ये कंपाइलर को चलाएगा। कंपाइलर JRE को कॉल लगाएगा, और JRE की मदद से ये abcd.java एक एक फाइल बनाएगी दैट इज कॉल्ड test.class। देखिएगा आप, ये देखिएगा बनाइए, ये देखिए अभी बनेगा। ये देखिए test.class यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसी के बगल में मैंने बनाया है। ये जो हमारी test.class फाइल बनी हुई है, ये डॉट क्लास फाइल क्लास के नेम से बना है। यानी कि आपकी क्लास का नाम टेस्ट था, इसीलिए टेस्ट डॉट क्लास बना है। अगर आपकी क्लास का नाम हाथी होता तो हाथी डॉट क्लास फाइल बनती। समझ में आई बात? तो जो भी आप रखना चाहते हो उसे रख सकते हो क्लास का नाम, उसी नाम से बाइट कोड बन के आता है। इसको ओपन करके देखोगे, इसी को क्लास फाइल बोलते हैं। इसी को ही इसके अंदर आने वाले सिंबल्स, ये बाइट कोड सिंबल्स हैं, और इन सिंबल की मीनिंग फिक्स है। दिस इज यूनिक एंड यूनिवर्सल कोड। बाइट कोड इज अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड सेट ऑफ instruction code which is unique and universal created by the Java compiler with the help of JRE। ये जावा कंपाइलर JRE की मदद से बनाता है। तो जावा कंपाइलर JRE के पास गया और JRE और कंपाइलर ने मिलके ये बाइट कोड बना के दे दिया आपको, राइट। अब आपने कहा जी मैं JRE RT को ही डिलीट मार दूंगा, आपने कहा जी मैं JRE को डिलीट मार दूंगा, है ना। ये करना चाहिए आपको, बिल्कुल करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि यार कंपाइल टाइम पे भी JRE का यूज़ है। आप JRE को अगर डिलीट मार दोगे, अगर JRE आपने डिलीट मार दिया, अपने सिस्टम से JRE नाम का फोल्डर ही डिलीट मार दिया जहाँ पे इंस्टॉल्ड था, तो प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। इसका मतलब कंपाइल टाइम पे भी JRE का यूज़ है। बताइए भाई, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ रंजीत, यस सर। ये आवाज़ ही यस नहीं आ सर। रही है, कोई कुछ बोलना चाह रहा है। नहीं नहीं, आवाज़ तो एकदम सही आ रहा होगा। आप, मैं बिल्कुल जो है अपना वो मैं सर बोल रहा जो हूँ सर, ब्रह्मास्त्र आवाज है आपकी वो कट लगा कट के दिया है आ मैंने रही है इसमें। बीच बीच कट के आ अब रही है। यहाँ पे एकदम अभी भी कट के आ रही है आवाज़, अनिकेश? बिल्कुल अब सही आ रही होगी, जिसका
कनेक्शन में जी सर, सही आ रही है, आवाज सही आ रही है, आवाज एकदम आपकी सही आ कभी रही है। कभी दब जाती है, जैसे आप कहीं दूर आवाज से सही आ बात रही कर है रहे हैं। हाँ जी। कंपाइल किया। हेलो, सब बोल रहे हैं हम कि जैसे ये हम लोग कंपाइल किए अभी फाइल, हाँ हाँ कंपाइल करने के बाद अगर वो जो बाइट कोड बनता है हाँ हाँ नोटपैड में ओपन हाँ कर हाँ कर एक जो सिंबल बनता है, रन टाइम एरर आएगा, बिल्कुल सही बात सिंबल है। में मान लीजिए हम एक अरे दो सिंबल हटा हटाना दिए, तो डिलीट दूर कर का दिए, बात है, एक दो इसको सिंबल, गलती से सेव भी कर तो दोगे ना फिर तो ये रन नहीं होने रन वाला टाइम है। एरर आएगा। इसको अगर गलती से सेव बटन पे क्लिक कर दिया ना, सिंबल हटा के सही कर दिया, हटा हटा पूरा हटा तो नहीं सकते हो, हटा के फिर से लगा दिया और सेव कर यस दिया, सर, या कुछ किया भी नहीं और सेव बटन पे क्लिक कर दिया बस, तब भी ये नहीं चल के देगा। ये देखो जी सेव, बस मैं सेव कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, और अब प्रोग्राम को रन करूंगा, जावा और क्लास का नाम हुआ रन। आप देख सकते हो नहीं रन हुआ, प्रॉब्लम आ गई, बिल्कुल नहीं हो सकता ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं, प्रशांत ने पढ़ा है। देखो जी सर, जावा में बाइट कोड वेरिफिकेशन कंसेप्ट होता ये है, बाइट कोड सब वेरीफाइड मैजिक होता है ऑन नंबर द होता है, बेसिस उसकी ऑफ वजह मैजिक से होता नंबर। है ना। तो मैजिक नंबर का हेल्प करके वो बाइट कोड वेरिफिकेशन करा जाता है, तब फिर वो जो है इसीलिए वो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए जावा सी और abcd.java जब आपने लिखा तो इसका मतलब कंपाइलेशन हुआ, कंपाइलर ने जेआरई को कॉल लगाया, जेआरई कंपाइलर मदद से बाइट कोड बन गया। फिर जावा जब आपने लिखा तो जावा लिखते ही जेवीएम चला। आपने कहा कौन सा जेवीएम? जो जेआरई में पड़ी हुई है, जेवीएम इम्प्लीमेंटेशन, वो रन हो गई। यानी कि जावा नाम के टूल से चलते ही जेवीएम नाम का सॉफ्टवेयर रन हो जाता है, और वो जेवीएम का पूरा आर्किटेक्चर जो आपके सामने अभी यहाँ पे मैंने बनाया है, ये पूरा रेडी हो जाता है मेमोरी में, समझ रहे हो। और अगर इसी को ही आपको देखना है, इसी को ही मॉनिटर करना है कि ये चला नहीं चला, तो उसके लिए भी एक टूल होता है जिसका नाम होता है जे कंसोल। जे कंसोल, और ये सारे टूल जेडीके के बिन में हैं। जेडीके के बिन में कौन कौन से टूल्स हैं? तो जे कंसोल लिख के जब आप एंटर मारोगे ना, तो जेवीएम का जो प्रोसेस है, जो जेवीएम नाम का प्रोसेस है, जेवीएम की प्रोसेस आईडी है, वो मेमोरी में दिख जाएगी। और जेवीएम को देखो, जेवीएम की प्रोसेस आईडी जो है वो है 34808, वो मेमोरी में चल जाएगी। और वो अब आपको दिख रहा होगा कि जेवीएम में कितनी क्लासेस हैं, लोडेड अनलोडेड, कितने थ्रेड्स हैं, है ना, कौन सी मेमोरी है, क्या मतलब इस वर्चुअल मशीन की क्या समरी है ओवरऑल, वेंडर कौन है, इसके अंदर जेवीएम हॉटस्पॉट का कंसेप्ट यूज़ हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ये जेवीएम नहीं है, ये जेवीएम को मॉनिटर करने का टूल था। जेवीएम तो एक प्रोग्राम है यार, मेमोरी में चल रही है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मेमोरी में चल रही है, दिखती थोड़ी ना है वो, ठीक है। तो जावा नाम के टूल से लिखते ही, जावा नाम का टूल क्या करता है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले जेवीएम को चलाता है, जेवीएम चलते ही मेमोरी में क्लास लोडिंग होती है, फिर लिंकिंग होता है, फिर इनिशियलाइजेशन होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन होने के लिए हार्डवेयर के पास कोड जाता है, लेकिन हार्डवेयर के पास कोड कैसे जाएगा? पहले इसका इंटरमीडिएट कोड बनेगा, फिर कोड ऑप्टिमाइज़र होगा, कोड ऑप्टिमाइज़ करेगा, फिर टारगेट कोड जनरेटर टारगेट कोड बनाएगा। जावा नेटिव इंटरफेस का यूज करके नेटिव लाइब्रेरी को कॉल करते हुए हार्डवेयर के पास जाएगा, हार्डवेयर को कोड को चला के, और आउटपुट जो रन टाइम पे EXE फाइल बनती है, नेटिव कोड जो बनता है, वो रन टाइम पे डिलीट मार दी जाती है, वो आपको दिखती नहीं है, वो रन टाइम पे ही बनती है, रन टाइम पे खत्म। ये इतनी कहानी होती है। तो हमारे पास कंपाइल होके क्या बना है? बाइट बचा है, बाइट कोड डॉट क्लास फाइल। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कंपाइलेशन के लिए फाइल का यूज करा जाता है और रन के लिए क्लास का यूज करा जाता है। अगर इसी फाइल का नाम टेस्ट होता तो कंपाइल भी टेस्ट से करते और रन भी टेस्ट से करते, तो दो नाम याद नहीं करना पड़ता। इसीलिए हमेशा याद रखना कि नाम जो है दो रख सकते हो, लेकिन रखना हमेशा एक ही चाहिए। अब आप पूछिए अगर किसी को कुछ पूछना है। अभी भी हमें ये नहीं समझ में आया जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। अभी तो बस ये समझ में आया कि जावा का प्रोग्राम कंपाइल और रन कैसे होता है। अब इंडिपेंडेंट जानना चाहते हो कैसे है? अब इंडिपेंडेंसी का रीजन सुनिए। इंडिपेंडेंट जावा ऐसे है कि अब ये जो जावा का बाइट कोड बन चुका है, इस बाइट कोड का लेना देना ऑपरेटिंग सिस्टम से है ही नहीं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक कोड नहीं है, ये जावा स्पेसिफिक कोड है, ये कंपाइलर और जेआरई स्पेसिफिक कोड है।
अब इस कोड को दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब लेके जाओगे तो भैया उस कोड को रन करेगा जेवीएम। जेवीएम में होता है जेआरई के अंदर। तो हम एक काम करेंगे, इसी सिस्टम का, हाँ जी अभी भी आवाज कट रही है? सबको कट रही है? सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, तो हमें क्या करना है जी, इसी सिस्टम नहीं, का सर। जो जेआरई है, इसी सिस्टम का जो जेआरई है, जेआरई चाहिए, इसी सिस्टम का जेआरई मैंने पेन ड्राइव में कॉपी करा और दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके गया। तो ये सिस्टम का जेआरई दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा। तो फिर क्या होगा, फिर उस सिस्टम के लिए अलग से जेआरई लेके आइए। जैसे जैसे मैं इसी बाइट कोड को चलाना चाहता हूँ कहीं और, राइट, ये बाइट कोड मैं लिनक्स पे चलाना चाहता हूँ, ये मेरा लिनक्स, इसीलिए मैंने ये ubuntu लिनक्स ये सब इंस्टॉल करके रखा हुआ है जी। यहाँ पे है ये। अच्छा जी, इसका पासवर्ड क्या था, ये भी ubuntu 123। ओके, लेट्स सी, @ लगाया था कि नहीं लगाया था मैंने? हाँ लगाया था मैंने। अब जी मुझे इस प्लेटफॉर्म, अब आप देख रहे होगे मेरे सिस्टम में बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट दिख रहा होगा। इधर आ जाओ तो विंडो और इधर आ जाओ लिनक्स, ठीक है। अब इस पे मुझे चलाना है, तो लिनक्स पे अगर मैं इसको चलाना है तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आपका लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा ना, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, उसको इंस्टॉल करने के बाद एक कमांड चला दीजिएगा उसके टर्मिनल पे। ये जो यहाँ पे आप सबसे पहले सर्च में जाएंगे, एक टर्मिनल करके होता है चीज़, उसे सर्च करेंगे, ये टर्मिनल होता है। जैसे हमारे वहाँ विंडोज़ में CMD होती है, यहाँ पे टर्मिनल होता है। और टर्मिनल पे एक कमांड होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, चलाइएगा आप। ये कमांड है ये सॉफ्टवेयर कमांड में ये लिख के रखा हूँ यहाँ पे। ये कमांड आप चलाइएगा, ये कमांड चलाइएगा, मैं आपको दे देता हूँ। इस कमांड को चलाने से क्या होगा कि जो भी एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे एसेंशियल सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो, जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं बिल्कुल इसी तरह से ही वर्क करते हैं, और कंपाइलर को लोग मॉडिफाई भी कर देते हैं अपने हिसाब से। प्रदीप का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कंपाइलर भी इसी तरह से काम करता है, तो बिल्कुल इसी तरह से ही काम करता है। ओके, तो जब आप टर्मिनल ओपन करोगे ना, टर्मिनल पे ये कमांड ऐसे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा जो मैंने आपको कमांड दिया हुआ है, sudo apt। sudo apt, सुपर, sudo का मतलब होता है सुपर एडमिन डू, है ना, सुपर यूजर डू, सॉरी सुपर यूजर डू। apt मतलब ये एसिड एनोटेशन पैकेजिंग टूल होता है। इंस्टॉल कर दीजिए बिल्ड एसेंशियल DKMS लिनक्स, जो हेडर्स हैं, यूज़र का नाम बता दीजिए, तो जो भी एसेंशियल चीज़ें होंगी वो सब डाउनलोड हो जाएंगी। आप ये बस इसे एंटर मारिएगा और वाई, जब यस, एक बार यस नो पूछेगा, यस कर दीजिएगा, वाई लिख दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि जब आप, मैं पहले इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करता था, एरर आ जाता था, चलता ही नहीं था। अब देखो मैं मैक्सिमाइज भी कर पाऊंगा और सारे एसेंशियल सॉफ्टवेयर इसके अंदर ही इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। और अब यार ये देखते हैं कि ये बाइट कोड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप होना ज़रूरी है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो मैं डायरेक्टली, अच्छा जब इसको यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, देखो विंडोज़ प्लेटफॉर्म था, उसके लिए JDK इंस्टॉल किया आपने, JRE इंस्टॉल किया, मतलब JDK किया, JRE अपने आप हो गया। अच्छा, अगर आप अलग से JRE इंस्टॉल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो सिस्टम में। जैसे लिनक्स है, अभी जैसे मैंने ubuntu है, मतलब इसमें मुझे जावा का प्रोग्राम केवल रन करना है, तो मैं JRE बस इंस्टॉल कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे कंपाइलर रन दोनों करना है तो JDK चलाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी कमांड बताया उसको जब आप चला देंगे ना, तो आपको अलग से JDK वडीके यहाँ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना, अपने आप सारा काम हो जाएगा। आपने कहा कैसे पता चला आपको, आप एक काम करा, टर्मिनल पे जावा सी लिख के एंटर मार देना, अभी अपने आप देखो यहाँ पे दिखा देगा, जावा सी -वर्जन। ये देखो जावा सी -वर्जन लिखेंगे, ये क्या कह रहा है भाई, जावा सी इज नॉट फाउंड बट इंस्टॉल्ड विथ, अच्छा जावा, ओके ओके, जावा सी नहीं है बट जावा तो होगा, देखते हैं, लेट्स सी JRE होगा कि नहीं होगा। कह रहा है ये बस, लेकिन लेकिन ये बता भी रहा है यार कह रहा sudo install apt, और इस तरह से करो तो ये इंस्टॉल भी हो जाएगा, है ना। तो ये देखो जावा लिख के एंटर मारा तो ये भी कह रहा है नहीं चल रहा है।
ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा है ये? जावा केवल मैंने जावा लिख के एंटर मारा तो ये चल जाता था, अभी नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों भाई? पहले तो चलता रहा था, अभी जावा सी लिख के एंटर मार दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो गूगल पे जाइए, टाइप करिए। अब इस कमांड को भी अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो गूगल पे जाइए, टाइप करिए कि मुझे जावा इंस्टॉल करना है, उसे वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। sudo apt इंस्टॉल जेडीके हेडलेस, ये कर दीजिए, वर्जन का नाम दे दीजिए जी, ये अपने आप इंस्टॉल कर लेगा। इसको ऐसे कॉपी करिए, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, जेडीके 8 हेडलेस, और एंटर मार दीजिए जी। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड क्या है, ubuntu@123, ये लीजिए, ये लीजिए, डाउनलोड शुरू हो गया, इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, मतलब ये वाई कर दीजिए। हेडलेस का मतलब होता है कि भाई वो आपको सर ये विंडो नहीं हेडलेस क्या दिखाएगा, होता है? वो कमांड्स पे चलता चला जाएगा। हेडलेस मतलब ये होता है जिसमें GUI नहीं आएगी जी, CUI होगा बस। आप वैसे क्या होता है, जावा इंस्टॉल करते हो तो आप गूगल पे जाके टाइप करोगे, एक विंडो आएगा, वहाँ डाउनलोड का बटन होगा, फिर डबल क्लिक करोगे तो पॉपअप ओपन होगा। अब वो दिखाएगा कि जी इंस्टॉल हो रहा है, प्रोसेस चलता रहता है, देखा होगा आपने विंडो GUI, राइट? बोलो भाई। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सारा प्रोसेस जो है हेडलेस चल रहा है, मतलब GUI नहीं चल रहा है, CUI मोड में चल रहा है, जी सर। वो होता है हेडलेस, जी सर। ठीक है। तो हम्म सर दूसरा आप तो बता रहे वो थे तो अभी मैं अपना आपको डिटेल में प्रोग्राम का आगे समझाने वाला हूँ, फ्लो के वो आगे में डिटेल में जेवीएम समझाऊंगा, जैसे अभी वो नहीं, आगे अभी होता है। समझाऊंगा आपको कि प्रोग्राम देन जब सर रन वो होता है तो थोड़ा कैसे कैसे होता कंफ्यूजिंग है, आगे था। समझा दूंगा, ठीक है। आगे उसको समझाऊंगा, JVM का पूरा आर्किटेक्चर जब समझाऊंगा जी, तो उस टाइम पे आपको समझा दूंगा कैसे कैसे वो काम करता है। जी सर। सर क्या कह रहे हैं? सर हम इसमें एप्लीकेशन, कौन एप्लीकेशन सा भी एप्लीकेशन? डाउनलोड कर सकते हैं सर, हाँ इस हाँ, ubuntu यस पे यस, एप्लीकेशन और भी सब डाउनलोड हो इक्लिप्स, सकता नेटबीन्स है। सब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? इस पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लो, कोई भी सब हो जैसे सकता है, क्यों नहीं? वो भी इक्लिप्स तो और एक डाउनलोड कर प्लेटफॉर्म सकते ऑपरेटिंग हैं। सिस्टम है ना, विंडोज की तरह ही, बस यहाँ कमांड्स पे सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे कमांड्स बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही हैं, ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, JDK इंस्टॉल हो गया है। अब ये बताइए, आपको कोई क्वेश्चन और पूछना है, कुछ और क्वेश्चन, कोई और सर क्वेरी? लगता है जेडीके इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे कमांड चलता है, देखो CL, जैसे CMD पे CLS चल जाता है, यहाँ मैंने क्लियर कमांड चलाया, यहाँ पे LS कमांड होता है, ये बताने के लिए नो कि सर। आप एंड्रो जावा वाले फोल्डर में हो तो उसमें कितने लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं। LS मतलब उसकी लिस्टिंग करके आपको दे देगा, इतने फाइल हैं, इतने मतलब वो हैं, कह सकते हो फाइल या फोल्डर्स जो भी होंगे। LS-L करोगे तो इसकी एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, LS-L, ठीक है, ठीक है, उसमें क्या परमिशन है, राइट राइट वगैरह वगैरह, ठीक है। PWD करोगे तो ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में बताएगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे हो आप, होम के अंदर, एंड्रो जावा के अंदर हो, राइट। तो LS-L, LPR, LPQ, LS-LTR, ठीक है ना। PWD, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, CD लिख के मैंने DES और स्पेस लिख दिया तो ये डेस्कटॉप पे आ गया मैंने। CD डॉट डॉट यहाँ पे भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। अच्छा, CD स्पेस डॉट डॉट होता है एक पीछे आने के लिए, ठीक है, ये देखो पीछे आ गया। CD लिख के डेस्कटॉप लिख के टैब दबा दिया, डेस्कटॉप पे आ गया। CLS से स्क्रीन क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत सारे VI जो होता है यहाँ पे एडिटर का नाम है, VI, VIM, EMAS, बहुत सारे एडिटर होते हैं। मतलब लिनक्स एक अलग ही दुनिया है, समझ रहे हो ना, विंडोज से अलग ही दुनिया है ये। अगर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, इस पे काम कर रहे हो तो एक अलग ही एक्सपोजर आपके अंदर आ रहा है। ये समझ लो कि आप
विंडोज़ तो जानते ही जानते हो, साथ में मतलब एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने सीवी में लिख सकते हो कि जी मुझे विंडोज़ के साथ साथ लिनक्स भी आता है। और अगर आपको लिनक्स नहीं आता है ना, और अगर आपको ये बेसिक कमांड्स चलाने भी नहीं आते हैं, गूगल पे डालना एंड लिनक्स के बेसिक कमांड्स कौन कौन से होते हैं जी, वो सारे कमांड उठाओ और एक इस पे इसी टर्मिनल पे प्रैक्टिस करो आज। अगर नहीं करोगे, नहीं आता है जी, तो फिर बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो लिनक्स पे ही काम करती हैं, तो अगर सब कुछ आपको आता है वो लिनक्स पे काम करने नहीं आता, तो फिर वो मना कर देंगी आपको, क्योंकि उनके पास जो मशीन है वहाँ पे लिनक्स ही इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे लिनक्स पे ही सारे कमांड्स होते हैं। लिनक्स की बहुत सारे कमांड्स हैं, और मैं बता रहा हूँ ना, बेसिक कमांड की लिस्ट जैसे यही सब है, ls lpr lpq grep friend nice, इस तरह से कमांड्स है। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन ये है कि जब मैंने धीरे धीरे उसमें काम करना शुरू किया तो बस यूज टू हो जाओगे, आप खुद भी करोगे तो आपको पता चलेगा किस कमांड का क्या यूज़ है। तो अगर आप अभी जावा थियरी चल रही है तो एक बार ubuntu इंस्टॉल करके और ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो जी। अब देखते हैं जावा सी चल रहा है, ये देखो जावा सी चलना शुरू हो गया यार, मुझे पाथ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़ा अच्छी बात है, ठीक है। और जावा सी हाइफन वर्जन, तो जैसे मैंने वो हेडलेस वाला कमांड चलाया था ना, ऐसे ही कोई भी कमांड आप नेट से टाइप करके आप इस पे सर्वर वगैरह वगैरह सब इंस्टॉल कर सकते हो। VERSION, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड फ्लैग, अच्छा ये मुझे लग रहा है ना स्पेस दे दिया मैंने, ये लीजिए, ये देखिए जावा का जो वर्जन है 1.8_2552 है ये, ठीक है, ये वर्जन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं क्या कर सकता हूँ जी, मतलब ये CMD है, टर्मिनल इज जस्ट लाइक अ CMD, बस ये इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे सारा काम कमांड्स बेसिस पे हो जाता है। और ये देखो ब्राउज़र भी है यहाँ पे, ये ब्राउज़र में इंटरनेट, वो जो मैंने आपको बताया था ना कमांड, शुरू में ही बताया, वो कमांड, उस कमांड को चलाओगे तो सारी एसेंशियल सेटिंग अपने आप हो जाएंगी। यार जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो जावा सी भी चलाया था और चल रहा था उस टाइम पे, पता नहीं कैसे, हो सकता है कुछ रहा हो गई। ओके, अब देखिए ये ब्राउज़र चलाओगे तो यहाँ पे गूगल वगैरह सब चलेगा, आपका प्रॉपर तरीके से चलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ए करके देखिए बना हुआ है टैग यहाँ पे, बस आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, और क्या, जो डाउनलोड वगैरह करना अलग से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए ए करके टैग बना हुआ है, इस ए जो है, ये ए टैग जो बना हुआ है, मुझे लग रहा है यही सेंटर होता है जहाँ से हम सारी चीज़ें, है ना, ये क्लाउड सेंटर पड़ा हुआ है जहाँ से हम सारी चीज़ें अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ से ये ओपन हो रहा है, मुझे लग रहा है ये ओपन हो रहा है अभी, लेट्स वेट, ये क्या चला रहा है, ये व्हाट्सएप चला रहा है, मैंने व्हाट्सएप ओपन किया होगा कभी, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्लोज हो गया। अब ये जो ए करके बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखो ये लेके जाएगा हमें अब ubuntu सॉफ्टवेयर के पास, ubuntu सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ पे ना UI होगी, आप उस UI में सर्च कर सकते हो जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है। पता नहीं क्यों गायब हो गया, एक्टिविटीज़ कहीं नीचे ओपन तो होके नहीं ना आया है बॉटम पे, ubuntu सॉफ्टवेयर, ये जो है ना, ये ऑप्शन चलना चाहिए, क्या पता इसके लिए कुछ सेटिंग करनी हो, मैंने करा नहीं हो, नहीं तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेंटर आ जाता है, देखिए ये ओपन हो गया सॉफ्टवेयर सेंटर, सॉफ्टवेयर कैटलॉग इन बीइंग डाउनलोडेड। ओके, उस टाइम पे जब मैंने क्लिक किया था तो वो डाउनलोड हो रहा था, अब ये डाउनलोड हो गया लगभग, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा दिख रहा था। बस यहाँ पे जाके आप सर्च कर देना, ठीक है, आपको JDK चाहिए, अपाचे टॉमकैट चाहिए, वो सब आप अगर आपको इक्लिप्स चाहिए, आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए, सब आपको यहीं से सर्च करोगे, वो एक UI दे देगा, क्लिक करोगे और डाउनलोड हो जाएगा वो प्रॉपर तरीके से। और मैं तो ये कहूँगा कि कमांड से सारा काम करना चाहिए, इससे नहीं करना चाहिए। जैसे अभी लिखा था ना sudo apt, इस तरह से कमांड होता है, sudo apt जावा फलाना हो गया इंस्टॉल, तो sudo मतलब समझ रहे हो, sudo एक कमांड है, सुपर यूजर डू, और apt मतलब वो उसका जो एसिड एनोटेशन पैकेजिंग टूल होता है, उस टूल को यूज करके और जो सॉफ्टवेयर वर्जन देते हो वो अपने आप
नेट से जो है लाइब्रेरी सिंक करके वो इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर सेंटर आ गया। अब देखिए ये इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो यानी कि ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, राइट। इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है। अपडेट्स पे क्लिक करोगे तो यानी कि ये इन सॉफ्टवेयर का ये अपडेट्स हैं, ये आप अच्छा ये सॉफ्टवेयर क्या है, अप टू डेटेड है, सॉफ्टवेयर इज अप टू डेटेड। अच्छा जी, इंस्टॉल्ड पे क्लिक करूंगा तो इंस्टॉल लिखा बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं। एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना सर्च कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर आपको जिस टाइप की चीज़ें आपको चाहिए। सर्च का भी बटन बना होगा, देखो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें चाहिए डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं जी, डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑल पे जाते हैं, शॉर्ट करते हैं इसे। ये बहुत स्लो चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। चलो इसे देख लेना आप लोग, है ना। आपको आपको ऐसे भी इंस्टॉल कर लेना, इस तरह से भी कर लेना। हमको इसके बताने का पर्पज़ क्या था, वही ताकि आपको कभी भी इंटरव्यू में दिक्कत ना आए। दूसरा चीज़, अभी मुझे जावा का प्रोग्राम यहाँ पे मतलब कंपाइल वहाँ किया था, रन यहाँ पे करना है डायरेक्टली, तो फिर कैसे करें बताओ। जावा का प्रोग्राम कंपाइल वहाँ हुआ था, रन यहाँ हो जाए। तो देखें ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, ले रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए मैंने इसमें लिख तो दिया था, ये एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स में एक सेटिंग होती है, वो मैंने कर दिया था सेटिंग। यहाँ पे देखो सेटिंग के अंदर जो है, देखता हूँ सेटिंग है या नहीं। सेटिंग के अंदर देखो एडवांस के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि जी शेयर्ड क्लिपबोर्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये देखो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल मतलब यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, वहाँ से यहाँ ला सकते हो, तो दोनों सेटिंग पड़ी हुई है। बट दिक्कत इस बात की है जी, अभी भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है। सो क्या करा जाए, कैसे इस बाइट कोड को कैसे यहाँ पे भेजा जाए, तभी तो हम चला पाएंगे, तभी तो देख पाएंगे। फाइल में जाएं, सर फाइल में जाके माई कंप्यूटर में लोकल सी में जाके आप डेस्कटॉप में जाके कॉपी कर सकते हैं सर उधर से। ठीक है फाइल में आ गया, फाइल सिस्टम में आ गया मैं। जी सर, मोजिला के जस्ट नीचे तीसरा नंबर दिख रहा है सर, अदर ubuntu में। लोकेशन, इसमें क्लिक करिए सर जी सर, अदर लोकेशन सर, सबसे नीचे बॉटम में सर, अदर लोकेशन। सर इधर वो आपका विंडोज का जो डेस्कटॉप है सर, वो देखना पड़ेगा कहाँ इंस्टॉल है आपकी विंडोज सर। माई कंप्यूटर में जाएंगे आप, यहीं पे कहीं ओके होगा सर। तो कैसे देखूं, क्योंकि सर मैं काली लाइनक्स यूज करता हूँ तो उसमें तो दिख जाता है सर, यहाँ पे की विंडोज होगी। ये तो सर आपका अबंतु है। ये सर्वर है, ये यही होना कनेक्ट। चाहिए। अदर लोकेशन में सर आप पूरी हार्ड डिस्क हो जाती है सर उसके। ओके कोई बात नहीं, एक काम और कर सकते हैं ना, एक पेन ड्राइव ले सकते हैं, है ना। पेन ड्राइव में अपने बाइट कोड को रख सकते हैं, है कि नहीं। एक पेन ड्राइव में बाइट कोड को रख सकते हैं और वहां से ये जो पेन ड्राइव है वो तो डायरेक्ट हो जाती होगी ना यहाँ पे। हाँ सर वो तो, हाँ सर वो तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता तो कोई प्लगइन इसके लिए आता है जो हमें डालना पड़ेगा, उस प्लगइन से भी ये ले लेता है। ये सेटिंग भी हमने कर दिया तो फिर ये ड्रैग एंड ड्रॉप होना चाहिए ना, इसे पेस्ट। सो इन फाइल डिस्प्ले सेटिंग, ओके। कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा है ये। सर कॉपी पेस्ट करके देखिए सर, शायद हो जाए सर। ये कॉपी पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे अभी ले नहीं रहा है। ये देखिए, ये आपका बाइट कोड मैंने वहाँ से समहाउ मतलब मैंने शेयरिंग के माध्यम से, है ना, यहाँ से मैंने इसे भेज दिया, मैंने व्हाट्सएप शेयर कर दिया और यहाँ पे वो आ गया, है ना। अब ये जो बाइट कोड है इसी को बोलेंगे कंपाइल वंस, यानी कि वहाँ से कंपाइल हुआ था और यहाँ पे चल जाए। बट यहाँ पे चलाने के लिए JRE बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने तो आपको अभी दिखाया था कि मैंने JDK इंस्टॉल कर दिया है, तो JDK में तो JRE होगा ही होगा। सो इसीलिए
अब मैं टर्मिनल सर्च करूंगा, टर्मिनल बंद कर दिया था, जस्ट ओपन द टर्मिनल अगेन। ठीक है, और अब मुझे उस लोकेशन पे जाना होगा जहां पे हमारा बाइट कोड है, डेस्कटॉप DES और डेस्कटॉप, and just write Java in class name and see the output. This is called compile once, run anywhere. This is called compile once, run anywhere. मतलब ये दिमाग में तभी बैठेगा ना जब करके देखोगे, वैसे तो हवा में कुछ भी बातें करते रहो, सुनते रहो कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना यहाँ पे JDK, यहाँ पे JRE सॉफ्टवेयर अलग से करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल। और JDK कर दिया तो अच्छी बात है, यहाँ पे बना भी सकते हो। ये जावा की क्वालिटी है कि जावा का प्रोग्राम जब भी कंपाइल होता है ना, बाइट कोड ही बनता है। चाहे जावा का प्रोग्राम विंडो पे कंपाइल कर लो, चाहे लिनक्स पे कर लो, चाहे मैक पे कर लो, चाहे कहीं पे भी कर लो, है ना, कंपाइल होगा तो बाइट कोड ही बनेगा। और बाइट कोड को हर JVM बनाने वाला बंदा समझता है, चाहे वो विंडो का JRE हो, JVM हो, लिनक्स का हो, मैक का हो, किसी का हो। आपने कहा C++ का प्रोग्राम तो यहाँ नहीं चलता है, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे बनेगा तो यहाँ के हिसाब से कोड बनेगा, वहाँ बनेगा तो वहाँ के हिसाब से बनेगा। तो चलो कल जो मैं आपको बताऊंगा कि वो बाइट कोड, मतलब जो C++ का प्रोग्राम exe फाइल थी, उसको यहाँ पे लाके चला के दिखाऊंगा, वो नहीं चलेगा, है ना। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा कि कैसे नहीं चलेगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ इसलिए नहीं चल रहा है। हाँ जी, क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है?